रहे हैं मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहने को तो ये वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन आम दिनों पर भी लॉकडाउन जैसा ही सख्त प्रतिबंध सरकार ने लागू किए हैं। पिछले लॉकडाउन के अभी तक लोग उभरे नहीं थे। पिछले लॉकडाउन में जो लोगों ने तकलीफें झेली है, उसका घाव अब तक लोगों के दिलों में ताजा है। और जैसे ही लोग धीरे धीरे उभर रहे थे, फिर से एक लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन और लॉकडाउन। सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। जब जनता कमाएगी ही नहीं, जब जनता को काम पर जाने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, जब दुकानों को खोलने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी, तो जनता टैक्स कहां से भरेगी? जनता खाएगी क्या? जब कमाएगी ही नहीं तो खाएगी क्या? स्कूल के फीस कहां से भरेगी? राशन कहां से लाएगी? बिजली बिल जो इतना बढ़ा चढ़ा के भेजा गया है लॉकडाउन के दौरान, वो कहां से भरेगी? सिर्फ लॉकडाउन, सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन जनता के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। जनता को कोई राहत तो मिल ही नहीं रही है। सिर्फ कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई। पिछले एक साल तो लॉकडाउन लगा के देख लिया आप लोगों ने। क्या लॉकडाउन से कोरोना पे कुछ असर पड़ा? कोरोना तो जस का तस है, तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब हुआ? जब वैक्सीनेशन आ गई है, जब दवाई आ गई है, तो फिर वापस लॉकडाउन क्यों? या तो वैक्सीनेशन फर्जी है या तो वायरस फर्जी है। जब वैक्सीनेशन ही आ गई है, जब दवाई मिल गई है, तो लॉकडाउन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। लोग तो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आईपीएल हो सकता है, आईपीएल के मैचेस होंगे, चुनावी रैली हो सकती है, लेकिन लोग दुकान नहीं खुली रह सकते। लोगों के दुकान खुले नहीं रह सकते। लोग अपने रोजमर्रा के जिंदगी के काम नहीं कर सकते। उससे कोरोना बढ़ता है। आईपीएल के मैचेस होंगे, उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। एसेंशियल सर्विसेज में आता क्या है, पहले सरकार ये डिसाइड कर ले कि एसेंशियल सर्विसेज में आईपीएल आता है, चुनावी रैली आती है। हाँ, बच्चों के पढ़ाई तो साल भर ऑनलाइन हुए, लेकिन अब जब परीक्षा की बारी आ रही है, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन में बच्चों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की। बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है इस वक्त, वो बिना जाने बिना समझे ऑफलाइन परीक्षा का क्या मतलब हुआ? ऑफलाइन परीक्षा देने जाएंगे बच्चे तो कोरोना का खतरा नहीं है। आईपीएल मैचेस होंगे तो कोरोना का खतरा नहीं है। रात में कर्फ्यू के दौरान आईपीएल मैचेस के प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, लेकिन आम जनता बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें कोरोना हो जाएगा। वो कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। आम जनता बाहर नहीं निकल सकते। चुनावी रैली जरूर हो सकती है, बिग बाजार खुला रह सकता है, लेकिन फेरी वालों के दुकान लगाने से या फिर छोटे मोटे दुकान खुले रहने से कोरोना आएगा। इसी चीज को लेकर कल राज ठाकरे, मन से प्रमुख राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई थी। उनका भी कहना यही है कि सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन जनता का क्या? जनता खाएगी क्या? जब कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? कोरोना से लड़ने के लिए सबसे अहम चीज है इम्यूनिटी। जब अच्छा आहार ही नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी कहां से आएगी? और जब कमाएगी ही नहीं तो अच्छा आहार कहां से खाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ नहीं किया गया है, बल्कि 2 गुना 3 गुना बढ़ा के भेजा गया है। राशन कुछ नहीं दिया गया है। तो जब कमा ही नहीं रही है तो जनता ये सब कहां से भरेगी? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सिर्फ लॉकडाउन भी कोई हल नहीं है। एक साल आपने लॉकडाउन लगा के देख लिया जनाब, क्या फर्क पड़ा? कोरोना गया? कोरोना तो जस का तस है। कब तक लॉकडाउन के सहारे हम कोरोना से लड़ेंगे, जबकि दवाई भी आ गई है? आज की सबसे बड़ी डिबेट आखिर क्यों इसी मुद्दे पर। हमारे साथ काफी बड़े पैनलिस्ट जुड़े हैं आज के हमारे इस डिबेट में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एमएनएस के नेता हेमंत कामले, सोशल वर्कर कमलेश शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एनसीपी के नेता पारसनाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, श्रीनाथ तिवारी जी आरएसएस के विचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रश्मि मिस्त्री जो कि कांग्रेस की एक नेता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। तो अभी मैं बात करना चाहूंगी श्रीनारायण तिवारी जी से। श्रीनारायण तिवारी जी अगर हमारे साथ मौजूद है तो जी बोलो जी। श्रीनारायण तिवारी जी, आईपीएल के मैचेस हो सकते हैं, चुनावी रैली हो सकती है, वो सब आवश्यक है, लेकिन लोगों के दुकान नहीं खुले रह सकते, गरीब इंसान अपना काम नहीं कर सकता, उससे कोरोना बढ़ेगा। यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यही है कि
आपने भी कहा ना बिग बाजार खुला है, जी, बिग बाजार खुल सकता है, लेकिन छोटी छोटी दुकानें जिन दुकानों के खुलने पर, हाँ जिन दुकानों खुलने पर उस पर वहाँ काम कर रहे लोग, वहाँ का मालिक जो कर्जा लेके दुकान खोला है उसका बैंक का हफ्ता जाएगा, वो दुकानें बंद हैं। पुलिस सुबह आती है 10 बजे, डंडा लेके पीटने लगती है जी। और जो पहला आदेश था वो ये था कि शुक्रवार शाम से बंद होगा, वीकेंड लॉकडाउन था। लेकिन यहाँ तो सोमवार से लेकर शुक्रवार या कह दो 24 घंटा 365 दिन वाली स्टाइल बंद हो गया है। 1 महीने का। ये तो कंफ्यूजन है, पुलिस भी कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है और दुकानदार कंफ्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। आज मैं ठाणे और मुलुंड देखने को मिली। हाँ, आज मैं ठाणे और मुलुंड में घूमा था दोपहर में, देख रहा हूँ बाजू वाली एक दुकान खुली है, सेम कल्चर की, सेम स्टाइल की, सेम बाजू की दुकान बंद है। माने पुलिस वहां डंडा मारी, वो बंद हो गई, दूसरी दुकान खुली है। पुलिस भी कंफ्यूज है किसको बंद कराना है, जो नड़ गया है चिल्ला रहा है उसकी दुकान खुली है, और जो चुपचाप बंद कर दे रहा है उसकी दुकान बंद हो रही है। इसमें आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाषाई आधार पर बंद करा रहे हैं या और भी जो आधार है, मतलब अगर वो नौकर काम करने वाले पुलिस को उसी लहजे में उत्तर दे रहे हैं, दुकान चालू है, बाजू में बंद। अभी होटल को छोड़िए, होटल में पार्सल सुविधा दी गई है, अगर पार्सल बनाना है तो होटल खोलना पड़ेगा, कर्मचारी अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, होटल का शटर बंद कर दिए हैं। शटर अगर बंद है तो कैसे वो पार्सल देगा, कैसे कुछ किसी का नाश्ता कराएगा। अब इसमें सबसे दुखद ये है कि जो बेचारे मजदूर हैं, जिनको घर द्वार नहीं है, जो रोड पे जीते थे, उनकी तो मौत ऐसे हो जाएगी, वो खाने के लिए मर जाएंगे। मुझे लग रहा है सरकार कंफ्यूज हो गई है। वैसे एक बात पक्का है कि महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें कड़ाई बरतनी है, लेकिन कम से कम पिछले लॉकडाउन से कुछ सबक लेना चाहिए था कि पिछली बार आज बंद घोषित करके जो लापरवाही, जो परेशानी लोगों को हुई है, उसका हल निकालना था कि कम से कम 2 दिन टाइम देते और बताते कि हम इस तरह के बंद करने जा रहे हैं, तो लोग कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेते। यहाँ तो बताए कुछ और किए कुछ, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली एजेंसी है पुलिस। पुलिस सबको वास्तव में तंग कर रही है, लोग त्रस्त हैं। अगर यही रहा तो पब्लिक क्राइम शुरू हो जाएगी, जिसका अर्थ ये होता है कि संभालना मुश्किल होगा। जी, स्थिति बिगड़ रही है। जी का कहना है कि सरकार लॉकडाउन लगा रही है, ना ही राशन का कुछ प्रबंध किया है, ना ही लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है, ना ही टैक्स में माफी दी जा रही है, ना ही स्कूल फीस माफ किया जा रहा है। सही बात है। राज ठाकरे एक बड़े नेता हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, निजी तौर पे जानता हूं। राज ठाकरे का हर स्टैंड एकदम से नपातुला होता है। देखिए, महाराष्ट्र की मराठी भाषिक जनता को एक ठाकरे नाम चाहिए होता है। आप समझ लिए, ठाकरे एक चमत्कारिक नाम होता है। अब महाराष्ट्र की जनता की उम्मीद राज ठाकरे में दिख रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। राज ठाकरे जो कुछ कह रहे हैं वो लंबी रेस का घोड़ा इस हिसाब से चल रहे हैं। वो देखिए, बिजली बिल तो नहीं माफ किए हैं, ये सच है, बिजली बिल डबल हो गया है, ये भी सच है, और किसी घर में अनाज है इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिक्शा वाले, ठेला वाले, छोटी दुकानों पर नौकरी करने वाले, इनके घर में रिजर्व पैसा होगा ऐसा लगता नहीं है। ये भूखमरी कगार पहुंच चुके हैं। तो राज ठाकरे जो कह रहे हैं ना, वो बहुत सही कह रहे हैं, और बिजली का बिल तत्काल माफ किया जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, यही राज ठाकरे नेतृत्व करेंगे और फिर सड़क पर लोग होंगे। दिया जा रहा है तो जनता बिल कहां से भरेगी? वही बात ना, तो राज ठाकरे जी ने इसलिए तो मांग किया है कि जनता की नब्ज को पकड़ लिए हैं। जनता को आज क्या चाहिए? एक तो अनाज चाहिए खाने के लिए, दूसरा जीने के लिए, तुम घर में अगर है तो पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो उन्होंने वही मुद्दा उठा दिया है। राशन सप्लाई करो, लाइट उपलब्ध कराओ, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे। पानी दे दो, शायद अगली मांग उनकी होगी, पानी बिल माफ करो कोरोना पीरियड का। जी, हेमंत कामले जी हमारे साथ MNS के जुड़े हुए हैं। तो हेमंत कामले जी, राज ठाकरे जी ने कल बैठक बुलाई थी मीडिया की। राज ठाकरे जी का कहना है कि प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, उनके कारण वो जिम्मेदार है जो महाराष्ट्र में इतना कोरोना का फैलाव हो रहा है। पहली बात तो आपने उनके स्टेटमेंट को बहुत तोड़ है। जी, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ दिया है। क्या कहना है वो पहले सुनिए।
नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, जी जी जी, मैंने सुना आपका। उन्होंने ये कहा है कि कि जो लोग बाहर ये से कहा आते है हैं, कि नहीं उनका मेरी बात कहना सुनिए। था कि जो आ रहे हैं मजदूर, उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि जो मजदूर आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी मजदूर नहीं ये गई। मजदूर नहीं, मेरी बात सुनिए, मजदूर ये वर्ड कहीं पर भी नहीं है। प्रवासी, उन्होंने जी। ये बाहर से जो हाँ। लोग आते हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये जी। यूपी से कहां से बात आ गई? उन्होंने कहा कि यूपी से या बिहार से, फिर वो गुजरात से यूपी आए, और बिहार तो कर्नाटक मैंने से भी आए। नाम नहीं लिया, यूपी और नहीं, बिहार आपने का नाम प्रवासी मैंने- मजदूर कहा, जी। प्रवासी मजदूर कहा, और सबको जी। पता है प्रवासी मजदूर जी। ज्यादातर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, अब सॉरी आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। संजय निरुपम जी का जो स्टेटमेंट आया है वो इसी तरह से आया है। उन्होंने बात को वो कोरोना से राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर राज ठाकरे जी ने जो बात कही है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप पहले तो बात समझ लीजिए। हाँ। उन्होंने ये बाहर से जो भी पब्लिक आती है उनका टेस्ट होना चाहिए। अगर गुजरात में जाते हैं तो वहां पर टेस्ट अगर कंपलसरी है, कर्नाटक में अगर कंपलसरी है, तो महाराष्ट्र में जो भी पब्लिक बाहर से आती है, हाँ, तो बाहर से जो पब्लिक आती है उसकी हर एक की टेस्ट होनी चाहिए। अगर मैं मुंबई में रहता हूं तो मैं अगर मॉल में जाता हूं तो मुझे बोला है कि भाई आपका टेस्ट सर्टिफिकेट है क्या? जी जी जी। तो फिर बाहर से जो पब्लिक आती है तो उसकी कोई यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि कौन शहर में आता है, पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है। ये कोई मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने मांगी है। तो ये आप बात प्रवासी मजदूर, ये कहीं पर भी वर्ड नहीं है, ना तो बाहर उनके से मुंह जो से कोई आते ऐसा हैं, वाक्य। बाहर से जो आते हैं, बाहर से, यस, बाहर से मतलब बाहर से आपके घर में अगर मैं आता हूं तो जी, आप भी तो ये करेंगे कि भाई सैनिटाइज किया है कि नहीं, मास्क लगाया है जी, कि नहीं। बिल्कुल, ये तो बाहर के स्टेट से लोग जो भी स्टेट से आते हैं उनको टेस्ट वहां पर टेस्ट कंपलसरी करना चाहिए, ये उनका कहना है। जी जी। पहले दूसरी बात, आपने कल के उनके पत्रकार परिषद में जो मुद्दे आए, उन्होंने बिजली बिल का मुद्दा उठाया, उन्होंने स्कूल के फीस का मुद्दा उठाया, जो आपको भी पता है कि राशन का पूरे चीज़। लॉकडाउन के एक पीरियड में 1 साल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बिजली बिल और स्कूल के फीस के लिए जितने आंदोलन किए, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी, क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर उसके लिए 3-3, 4-4 केस हो चुके हैं। ये जो लॉकडाउन है इसको उद्धव ठाकरे जी ने मिनी लॉकडाउन, फिर बोला कड़े निर्बंध, जी। और फिर कर दिया लॉकडाउन। ये सीधे वीकेंड लॉकडाउन आम कहा आदमी गया के- था, लेकिन यहाँ तो 1 महीने का पूरा ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। उन्होंने सीधे सीधे विश्वासघात करके आम आदमी के पीठ में नहीं, जी। पेट में छुरा घोंप दिया है। इसके लिए ये जो आक्रोश दिख रहा है अभी, जो व्यापारी से पर उतर गए, अभी तो व्यापारी उतरे, थोड़ी देर में आम आदमी फिर रस्ते में उतरेगा। क्योंकि ये मेरे हाथ में ये जो लिस्ट है, जी। इसमें मैं पढ़ रहा हूं कि क्या क्या शुरू होगा, क्या क्या बंद होगा। इसमें कुछ नहीं है, सब बंद है। सिर्फ सब बंद किराना, जो आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी लगती है, जैसे आपको दूध लगता है या फिर मेडिसिन है, ये तो हर एक में कोई बंद होता है। भारत बंद हो तो उसमें भी ये चीजें शुरू होती है, लेकिन यहां पर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि एक भी चीज छोड़ी नहीं है। अब इसेंशियल सर्विसेज में हार्डवेयर आता नहीं है। अगर किसी के घर में अगर कोई लाइट का कोई एक पार्ट जाता है या कुछ जाता है तो वो कहां से खरीदेगा? एक मतलब- साल से लगभग सबका धंधा, सबका व्यवसाय, सब कुछ बंद था, और वापस आपने वही कदम उठाया है, वो भी बिना बताए, बिना चेताए। आप जब भी जनता के सामने आए, आपने कहा कि हम समय देंगे जनता को संभलने के लिए, लेकिन अंत में जो फैसला आया उसने फिर से एक वही बात हुई कि बिना बताए फैसला ले लिया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनंद उपाध्याय जी, कल जो पुलिस की दादागिरी देखी गई, और उसके बाद कल जो राज ठाकरे जी आए हैं और उन्होंने उद्धव सरकार को बोला है कि अगर लॉकडाउन लगा रहे हो तो जनता को आर्थिक जो तंगी झेलनी पड़ रही है उससे कुछ राहत दी जाए, टैक्स की राहत दी जाए, राशन की राहत दी जाए। तो उनका कहना एकदम सही है, क्योंकि अब तक जो पिछले लॉकडाउन का जो घाव था वो अब तक जनता के दिलों में ताजा है। जनता लॉकडाउन के नाम से डर जाती है, सहम जाती है। पिछली बार लोग शांत बैठे थे क्योंकि कोरोना था, लेकिन अब तो वैक्सीन भी आ गई है ना। तो जब वैक्सीन आ गई है, इलाज का दवाई मिल गया है, तो लॉकडाउन क्यों? देखिए निशा जी, जहां तक राज ठाकरे जी की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि राज ठाकरे जी एक अपार क्षमता के धनी राजनेता हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर वो अपनी क्षमता का सही ढंग से, सही दिशा में, पॉजिटिव रूप से उसका इस्तेमाल करें
तो आज के दिन में हिंदुस्तान में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं होगा। लेकिन अब ये उनकी एडवाइजर्स की गलती है या उनकी कुछ एक ऐसी सोच है कि जो वो उनकी सारी बात आके परप्रांतियों के मुद्दे पे सिमट जाती है, क्योंकि उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। जैसे मैंने बताया, मैं भी उनका बहुत बड़ा चाहक हूँ, लेकिन वो कुछ मुद्दे ऐसे एक उठा देते हैं कि फिर आदमी 4 कदम आगे चलने का सोच के पीछे बैक हो जाता है। जी। और जैसे हेमंत जी ने कहा कि हेमंत जी बिल्कुल आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अगर राज ठाकरे जी ने वास्तव में आंदोलन करने का आह्वान किया होता तो क्या आपको लगता है कि लोगों का बिजली बिल माफ नहीं हो जाता? जी 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 निशा जी, अगर राज ठाकरे जी आह्वान कर दें और रोड पर राज ठाकरे जी उतर जाएं तो आप जनता का सैलाब देखेंगी महाराष्ट्र की सड़कों पर। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कि हाँ, वो बोल रहे हैं, सिर्फ मांग कर रहे हैं कि लोगों का लाइट बिल माफ कर दिया जाए, स्कूल फीस माफ कर दिया जाए। वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, जैसे राजनेता लोग एक चार्टर प्रकाशित करते हैं, सिर्फ उस ढंग से प्रकाशित कर रहे हैं। वो वास्तव में कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर रहे हैं, या वो खड़ा करना नहीं चाहते। अब वो क्यों नहीं खड़ा करना चाहते, ये तो वही बता सकेंगे। मैं इसमें अपना मत नहीं दे पाऊंगा। इसका जवाब मैं और जहाँ तक ये पुलिस की, जी 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 बोलिए उपाध्याय जी। एक बात मैं जरा पुलिस की जाति पे भी आ जाऊंगा, जो आपने सवाल किया पुलिस की जाति का। देखिए, पुलिस 2020 में यही सरकार थी और 2021 में भी यही सरकार है। ये सरकार बनने के बाद ही लॉकडाउन मोदी जी ने लगा दिया। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में कोई मर गया तो उससे उतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती जिसका इतना बड़ा डर होता है कि यमदूतों ने घर का रास्ता देख लिया है। तो मोदी जी ने जो पिछला लॉकडाउन लगा दिया, मार्शल लॉकडाउन, और जिस तरह से कानूनों में संशोधन किया है, मैं बार बार कहता हूं कि जो धारा 353 और 332 में संशोधन किया गया है और उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है कि सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना, और उसको 5 साल और सेशन ट्रायबल कर दिया है। तो हर व्यक्ति डरा हुआ है, जो भी थोड़ा कानून जानता है कि ये एपिडेमिक एक्ट और 188 तो सामान्य धाराएं हैं। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो पुलिस आपके ऊपर 353 लगा, और 353 अगर आपके और 332 लग गई तो आपकी जमानत सेशन कोर्ट से पहले नहीं होगी, अर्थात आप 15-20 दिन के लिए गए अंदर। जी जी। तो ये जो एक तरह की तानाशाही कानून लगा दिया गया है, ये इसका डर है कि जो हमारे नेता आज इसका खुल के विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि लॉकडाउन लगने के पहले फडणवीस जी ने इसका विरोध किया, राज ठाकरे जी ने इसका विरोध किया, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। जी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगाने की बात आई और उद्धव ठाकरे जी ने सबके कान में क्या मतलब रुक दिया कि सारे लोग वो तोते जैसा सर हिलाने लगे कि हाँ, हम सरकार के समर्थन में हैं। अब फिर एक दिन बाद में लोगों की आवाज उठनी शुरू हो गई। जब जनता का थोड़ा सा विद्रोह इन लोगों ने देखा है, नेताओं ने, तो जनता के मूड को भांपते हुए ये विद्रोह कर रहे हैं। वास्तव में कोई आंदोलन कर ही नहीं रहा है, जनता के पक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि बोलने पे हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा। और उसी डर के नाते सारे नेता चुप बैठे हैं। जनता की तकलीफों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कल खुद दुकानदार सब सड़कों पर उतरे थे। मुंबई के कोने कोने से तस्वीर आई थी हमारे पास कि दुकानदार जो है लॉकडाउन का सख्त विरोध कर रहे थे। आखिर कब तक चुप बैठेंगे? पिछली बार चुप बैठे थे, अब तो वैक्सीन भी आ गई, तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब? सबके मन में एक ही सवाल है। जी हेमंत कामरे जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? निशा जी। जी जी जी, एक मिनट हम हेमंत कामरे जी, निशा जी अगर 2 मिनट का। जी बोलिए एक मिनट हेमंत कामरे जी। नहीं, अब उपाध्याय जी बोलिए उपाध्याय जी। जी, जहाँ तक आप वैक्सीन की बात कर रही हैं निशा जी, कल की खबर मैं पढ़ रहा था, लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में वहाँ के वाइस चांसलर और 40 डॉक्टर, जिन लोगों का वैक्सीनेशन जनवरी में पाए गए, 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन का प्रथम चरण हुआ था, ये सब इमरजेंसी सेवा वाले लोग थे, इन लोगों का तभी वैक्सीनेशन हो चुका था, अर्थात सेकेंड डोज लगने के बाद भी महीना भर बीत चुका है, और वाइस चांसलर के साथ 40 लोग पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका 2 बार टीकाकरण हो चुका में ये लिखा पढ़ रहा था
इतनी सावधानी बरतते हैं कि उनका जो स्टाफ की बैठता है वो शीशे के उस तरफ और 10-10 फीट की दूरी पे बैठता है और बीच में पूरा बैरियर होता है, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं। जी तो ये वैक्सीन तो किसी काम की नहीं है, तो वही वैक्सीन बोल किसी रहा काम ना, की नहीं, या इसका फिर कोई लाभ वैक्सीन नहीं है। फर्जी है या फिर वायरस फर्जी है, इसलिए तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है ना ये बार-बार। वैक्सीन बिल्कुल ये नॉर्मल फ्लू लाइक वायरस है और पहले से कोरोना पहले से ही है। ये एक नया कोरोना का स्ट्रेन है। जैसे आप ये कोरोना वायरस आने के बाद इसके आप 40 स्ट्रेन सुन चुके हैं, यूके वाला स्ट्रेन, दुबई वाला स्ट्रेन, अफ्रीका वाला स्ट्रेन, जी। डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, और बोलते हैं कि नया स्ट्रेन आ जाएगा तो पिछला वैक्सीन काम करेगा कि नहीं। इसका मतलब कि हर नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन आती जाएगी और आप वैक्सीन सिर्फ आप जिए, वैक्सीन लगाने के लिए आपको जीना है। जी बिल्कुल, बोलिए। अभी हेमंत कामरे जी आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए, फिर हम दूसरे पैनलिस्टों से बात करेंगे। देखिए कैसे ना कि पहले बात तो मैं आनंद उपाध्याय जी के जो उन्होंने कहा कि उन्होंने राज ठाकरे साहब में बहुत विश्वास दिखाया, लेकिन उनको कुछ बातें उनकी मतलब उनका कहना है कि जो भी उस एडवाइजर या जो बात कही उन्होंने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राज ठाकरे जो बात करते हैं ना बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई होती है। वो बात करते हैं ना तो वो परप्रांतीय और या वो प्रवास की बात नहीं करते, वो करते हैं बात यूपी और बिहार के वहां के जो पॉलिटिशियन है, फिर वो लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो या 1947 के अब तक हुए पंतप्रधान। जहां तक मेरी जानकारी है 4 पंतप्रधान यूपी, तो वो यूपी और बिहार की वहां की जो वहां पर विकास कहीं नहीं हुआ। देखिए ये मुद्दा बाद एक अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी अलग से डिबेट करेंगे। जी। बात आती है आज के कोरोना के डिसीज पर। तो मेरा एक सवाल है, मैं अभी 7 बजे फेसबुक लाइव पर जा रहा हूं इस पर कि भाई सबसे ज्यादा पेशेंट वर्ल्ड में आज की तारीख में दुनिया में 4 पर महाराष्ट्र है। क्यों? तो क्योंकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रही है, तभी ये केरला में चल रही है, लेकिन वहां पर पेशेंट नहीं बढ़ रहे, वहां पर भीड़ चल रही है। कोरोना भाग जाएगा। नहीं, वो तो हम विनोद से बोलते हैं, व्यंग कसते हैं। मैं बोलता हूं कि जो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम यहां पर दिन में 1 से 1.5 लाख तक टेस्टिंग करते हैं, तो एक मराठी में एक कहावत है, भाई खाजवून खरूच कशाला काढता, मतलब यहां पर टेस्ट ज्यादा होते हैं तो पेशेंट बढ़ते हैं। तो इतर जो दूसरे स्टेट है वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे, और जब टेस्ट नहीं हो रहे इसका मतलब यह है कि वहां नहीं है। अगर वहां पर सच में पेशेंट होते तो शायद उसको मरने वाले की संख्या दिखती। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो वाजे है, 100 करोड़ अनिल देशमुख है, ये सब छिपाने के लिए तो ये सब कोरोना बढ़ते ही रहा है। ये मेरे मन में शंका है। मैं बड़ा सामान्य आदमी हूं, सामान्य इंसान हूं, मेरे मन में ये शंका है क्योंकि पिछले 3-4 महीने में तो ऐसे कोई स्ट्रेन नहीं आए थे, कोई कोरोना के पेशेंट नहीं बढ़ रहे थे। अचानक से जो ये 10-15 दिन में पेशेंट बढ़े, ये ना राज्य सरकार तैयार है ना महानगर पालिका तैयार है। तिवारी जी शायद आप मेरे कहने पर शायद आप मुझे हंस रहे, मतलब इसका वजह कहीं मेरे साथ सहमत हो। जी। तो ये अभी जो लॉकडाउन जो इस तरह से जो एक मतलब ये हुकुमशाही कर सकते हैं हम लोग, तानाशाही चल रही है जी। और ये तानाशाही का रूप देख रहे हो। अगले 4-5 दिन में अगर ये लॉकडाउन को अगर ये उठाते नहीं है तो जब पब्लिक उतर जाएगी तब उद्धव ठाकरे जी को पता चलेगा जनता के मन में कितना रोष है। जी। पारसनाथ तिवारी जी, आईपीएल मैचेस में कोरोना नहीं होते, लेकिन लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए कुछ कमाने के लिए बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। देखिए इस महामारी के समय में जैसे महाराष्ट्र जिस हिसाब से एकदम जूझ रहा है, मैं देखता हूं चाहे वो विरोधी पार्टियां हों चाहे लोग हों, केवल सरकार के नाम पर ये विरोध करने को तैयार हैं। कोई परप्रांतीय की भड़ास निकाल रहा है, कोई इनका भड़ास निकाल रहा है, डिबेट हो रहा है जो है अपना लॉकडाउन पे वाजे का और अनिल देशमुख की बात निकल रही है। जब महामारी का प्रकोप जो है महाराष्ट्र में भीषण रूप से है, महाराष्ट्र ही नहीं है, गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है।
ऐसे समय में जनता का भी फर्ज होता है सरकार को कोऑपरेट करे, कहाँ क्या कम ज्यादा हो रहा है, और सब चीज की मालिक हिटलरशाही केंद्र सरकार है। एक मिनट सुन लीजिए, इस महामारी के समय में जहां प्रदेश सरकार नहीं पूरा पड़ रही है, केंद्र सरकार का क्या फर्ज होता है। जैसे अभी उठाया भाई साहब ने, लाइट बिल माफ होना चाहिए जी, फीस कम होना चाहिए और फीस मिलना चाहिए, लोगों को राशन की सुविधा होना चाहिए। तो ये सब चीज में केंद्र किस लिए है? जो प्रदेश का हिस्सा केंद्र को जाता है, वो केंद्र को इसमें हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए? जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जो है बंगाल के, आसाम के, सब जगह के चुनाव में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र की जनता मरे चाहे जिए, उद्धव ठाकरे के नाम पे जाएगा, शरद पवार के नाम पे जाएगा। ये तो सही नहीं है जी। ये सही नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, न मैं राज ठाकरे की बुराई करना चाहता हूं, न कुछ अंतराल में गए हुए नेताओं का जो उत्तर प्रदेश बिहार के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं उनका नाम उठाना चाहता हूं। जनता जनता है जी। बाहर से आने वाले चाहे मजदूर हो चाहे प्रवासी हो, यदि वो अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के सुविधाओं का वो रखना चाहिए। हाँ, अगर कहीं जाती हो रही है वो गलत हो रहा है। कर देना, बिना जनता को बताए लॉकडाउन घोषित कर देना, पिछली बार का जो डर है जनता के मन में, जो इतने हजार किलोमीटर लोग पैदल चल के अपने घर गए थे। मैडम सुनिए तो जी, बोलिए। विधानसभा में फडणवीस जो है वो लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहे हैं, ये करिए वो करिए वो करिए। यहाँ पर आप लोग बोलते ये नहीं ये करिए। मैं मानता हूँ तकलीफ है, लेकिन महामारी के समय में अगर हम बचे रहेंगे, कोई तो बचे रहेंगे। कोई बोलता कोरोना कुछ नहीं है, कोई बोलता ये कुछ नहीं है। गरीबों के ऊपर हो, सबसे ज्यादा तो गरीब ही असहाय है। जी, जो फुटपाथ की बात हो रही, जो वहाँ की बात हो रही, जो भाजी मार्केट की बात हो रही, वहाँ भीड़ कितनी होती ये तो देखिए मैडम जी। जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, इनका मुद्दा भी गलत नहीं है। न तो कामले का मुद्दा गलत है, न श्री नारायण जी का मुद्दा गलत है, न किसी का मुद्दा गलत है। लेकिन इस आपत्ति काल में किसी के मुंह से ये नहीं हुआ कि केंद्र सरकार क्या मदद कर रही है महाराष्ट्र को। जी, बस सबसे बड़ी दुख की बात है। हमारे पास आज ज्ञानमूर्ति शर्मा जी मौजूद है। सबसे बड़ी दुख की बात है शर्मा जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो पारसनाथ तिवारी जी का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य को मदद नहीं कर रही है, तो राज्य जनता को रियायत कहां से देगी? नहीं, यदि महाराष्ट्र सरकार कमजोर पड़ रही है तो केंद्र को, जो राष्ट्रपति शासन की धमकी देते रहते हैं बीजेपी वाले, इनको केंद्र को आकर के मदद में उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोलिए। देखिए निशा जी, ऐसा है जो आपने प्रश्न पूछा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र से सभी राज्यों को कितने पैकेज दिए हैं जी। महाराष्ट्र को 2 लाख करोड़ के ऊपर का पैकेज, आर्थिक पैकेज मिल चुका है जी। पिछली बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब भी हमारी सरकार के हमारे नेताओं ने खुल करके यह बात कहा, और किसानों को मदद की बात हो चाहे ये कोरोना काल में मदद की बात हो, यह सरकार चारों एंगल से चारों तरफ से ही फैल रही है, किसी को किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाएंगे। रही बात आज के इस कोरोना काल, भाई साहब केवल पेपर पे और टीवी पे केंद्र की मदद सुन लीजिए, लेकिन गलत मत बोलिए। केंद्र गलत मत बोलिए। नहीं, बीजेपी वालों का गलत मत बोलिए। मैं इतने हाथ जोड़ूंगा, गलत मत बोलिए टीवी पे सबके सामने। ये जुमलेबाजी मत करिए। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केंद्र को पैसा देता है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केंद्र को पैसा देता है। मुद्दे पर आ जाइए। आज अगर महाराष्ट्र को मदद की, आज विदेशों में सुन लीजिए, लस विदेशों में भेजी जा रही है, और हमारे देश में क्यों नहीं 18 साल के ऊपर वालों को फ्री दिया जा सकता? केंद्र सरकार क्यों नहीं बीच में करके फ्री कर रही है? आपके पंतप्रधान 15 लाख रुपया देने वाले थे, कहाँ गए? नहीं, आप हमको बताइए, हर मामले में कूद रही है केंद्र सरकार, कूद रही है, सबको ला रही है। इस मामले केंद्र में तो आप है ना, महाराष्ट्र विकास, महाराष्ट्र में हम है, केंद्र में तो आप है ना। कोरोना में क्यों नहीं ला रहे हैं? मदद के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं?
क्यों नहीं बीजेपी वाले इंटरेस्ट बोलिए बोलिए पारसनाथ जी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोलिए। सच कड़वा होता है मैडम। ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, आप नगर सेवक है, सुलझे हुए नगर सेवक, आप एकदम सुलझे हुए नगर सेवक है। तो ये बता दीजिए, आपके पंतप्रधान जी ने घोषणा की थी 15 लाख रुपए दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी योजनाएं आपकी एकदम निष्क्रिय रही है। कोरोना की बीमारी तो बाहर ही रह गई, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जी जी, हम ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए तब समझ में आएगा। बोलिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। नहीं, आप पारसनाथ तिवारी जी को पहले तो शांत रखिए, उनसे कहिए कि वो अकेले डिबेट में नहीं है, यहाँ पे 5-6 पैनलिस्ट है, अपनी बारी से सभी लोग पारसनाथ तिवारी जी, पारसनाथ तिवारी जी, हम सुन लेते हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी क्या कह रहे हैं, फिर हम आपके पास लौटेंगे। पारसनाथ तिवारी, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोलिए। सबसे ज्यादा उम्र में मुझे लगता है यहाँ पारसनाथ तिवारी जी है। मैं उनका उम्र का ख्याल कर रहा हूँ, उनका सम्मान कर रहा हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अभी किसी बहन ने मुझे पूछा 15 लाख रुपए कहाँ गए, तो ये पूरे देश में कुछ ऐसे कांग्रेसी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोदी जी का सिर्फ 15 लाख रुपया ही दिखाई देता है। वो सोच रहे हैं 15 लाख मिल जाए और हमारे ऐसे आवासी लोग पैसे लगाएंगे। अरे वो घोषणा तो आपके पंतप्रधान ने की थी चुनाव के बाद, उनको घोषणाओं का क्या हुआ? काम नहीं दिखाई देता है। मोदी जी ने क्या पुतले बनाए क्या? तो फंड पुतले बनाने में लगा दिए। विकास करके लोगों को चौमुखी विकास का रास्ता दिखाना। अरे विकास का नाम तो आप लोग लीजिए नहीं। विकास पैदा होते होते 4 बेटियां पैदा कर दी। मोदी जी के नेतृत्व में महामारी, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, ये 4 बेटियां आपने पैदा की विकास के नाम पे, उनका क्या हुआ? बोलिए, उसके बाद में बोलता हूँ। जी जी बोलिए बोलिए ज्ञानमूर्ति शर्मा जी। रश्मि जी, हम पहले ज्ञानमूर्ति शर्मा जी की सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। दोनों साथ में बोलेंगे तो किसी का समझ में नहीं आएगा। जी ज्ञानमूर्ति शर्मा जी आप बोलिए, फिर हम रश्मि जी की बात सुनेंगे। देखिए, आज का विषय ऐसा था कि सरकार ने बिना बताए लॉकडाउन लगा दिया। बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने पहले घोषणा किया कि शुक्रवार की रात से लेकर के सोमवार को सवेरे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और बाकी दिनों में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो है सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी। और इस प्रकार से कह करके कल दिन भर में सारे मुंबई में पुलिस वालों ने सभी दुकानदारों की दुकानें बंद करवा दी। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि अपने सरकार के साथ में जो ये विकास आघाड़ी है और महावसूली आघाड़ी की सरकार है, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सारे व्यापारियों के पेट में लात मारी है। मुझे बताइए, क्या हार्डवेयर की दुकान है या स्टेशनरी की दुकान है या दूसरे किसी वस्तु बेचने की दुकान है या कोई कारोबारी है, क्या वहाँ कोरोना सिर्फ नहीं आता है? मेडिकल की दुकान पे कोरोना नहीं आएगा, सब्जी की दुकान पे नहीं आएगा, किराने की दुकान में नहीं आएगा, दूध की दुकान पे कोरोना नहीं आएगा। इतनी बार से लॉकडाउन में कस्टमर का फरमान आपको याद होगा, बाइक पे बैठे हुए 2 लोग जाएंगे तो उनको फाइन लगाया जाएगा, उनको 10,000 का फाइन लगता था, एफआईआर होती थी, उनको अरेस्ट करते थे। लेकिन वहीं साथ में जब बस के अंदर 100 लोग बैठ करके जाएंगे तब कोरोना नहीं होगा। आज की वही परिस्थिति है। लोकल ट्रेन में लोग फटाफट घरों में जा रहे हैं, एसटी बस में कहो चाहे बीएसटी की बसों में कहो, लोग घर करके जा रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, वो सबसे कोरोना नहीं आएगा ना, लोग बाहर कमाने जाएंगे तब कोरोना आएगा। और यदि कोरोना की बात करो तो 15 लाख रुपए मोदी जी की बात आती है, पारसनाथ तिवारी जी की बात आती है कि बंगाल में मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। अरे बंगाल में सिर्फ मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, हमारे बंटी बबली नहीं कर रहे हैं क्या? असम में बंटी बबली का प्रचार नहीं हुआ है, केरल में बंटी बबली का प्रचार नहीं हो रहा है, या ममता दीदी का प्रचार नहीं हो रहा है, या दूसरी पार्टियों के लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपको सवेरे सवेरे उठने के बाद तो सिर्फ मोदी जी को 4 गालियां दे देना ही आपका ये धर्म बन गया है। बिना मोदी जी को क्रिटिसाइज करो, लोकशाही है, आपका हक है, करना भी चाहिए, लेकिन उठे सुठे मोदी जी का नाम उठे सुठे मोदी जी का 15 लाख और वो कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे? भारत में तिवारी को परसों पर सवाल पूछा था कि कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे। मैं उनका सम्मान करते हुए यही कहूंगा कि जहाँ आपको पूर्वक चाय पीने जाया करते थे वहीं पे मोदी जी अपनी चाय बनाते थे। जी 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 जी, अब बोलिए रश्मि मिस्त्री जी।
ये अघोषित लॉकडाउन, पहले तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला था कि जनता को बताया जाएगा, लॉकडाउन से निपटने के लिए जनता को पहले तैयार किया जाएगा, लेकिन फिर एक बार वही चीज आ गई कि बिना बताए लगभग संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जब पहले मैं आपको ये जी पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ जी ये जी। लॉकडाउन 30 तारीख तक है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि सब बंद हो गया। कुछ केसेस वापस बढ़ने से, महामारी जो है कोरोना पेशेंट बढ़ने से, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने खुद के दिमाग से नहीं, सबको मीटिंग में लेकर बोला है। और दूसरी बात यह है कि पारसनाथ जी ने भी बोला है कि जो भी होता है केंद्र सरकार की वजह से जो भी फैसला महाराष्ट्र सरकार को थोपा जाता है। अभी हमारे सम्मानीय नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बोल रहे थे कि जो भी होता है 15 लाख, क्योंकि लोग आज ये जो हमारे डिबेटिंग में जो सब महान लोग हैं, दूसरे जो हमारे भाई साहब है MNS के, वो अभी राज ठाकरे जी को बोल रहे हैं कि राज ठाकरे ने कहा कि ये करो वो करो। तभी जब भी पहला लॉकडाउन लगा था तभी राज ठाकरे जी की क्या अहम भूमिका थी, कोरोना के टाइम में राज ठाकरे जी की क्या अहम भूमिका थी, ये मुझे बता दीजिए। आज मुझे मालूम है कि लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि जिनका रोजगार छीना गया है वो किसकी वजह से छीना गया है, हमने तो मांगा ना। और वोट भी, मुझे लगता है वोट भी तुम मुझे वोट दो मैं तुमको रोजगार दूंगा, है ना, यही था फंडा। जी जी। तो अभी क्या हुआ? अभी कोरोना बोलिए कोरोना की जो महामारी आई है उसे हमको मिलकर जूझना चाहिए, बराबर। एक दूसरे से जूझकर कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी हमारी महाविकास आघाड़ी ने जो निर्णय लिया है वो सबके हित में और सबके भविष्य को लेकर और सबकी सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि थोड़े दिन आप शांत रखो। अभी 4 ही दिन हो गए तो सबको अनाज का, फिर बेरोजगारी का प्रश्न सताने लगा। एक साल से, पिछले एक साल लेकिन ट्रेन किसने बंद कराई? ट्रेन किसके इशारों पर बंद थी? महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर ट्रेन बंद नहीं होती। ट्रेन बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार का था जी, हमारा नहीं था। फिर ट्रेन बंद थी, इसके लिए बसों में भीड़ हो गई। जितना हो सके महाविकास आघाड़ी के सीएम ने शांततापूर्ण और विचार पूर्वक निर्णय लिए गए और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों को साथ दिया है और हमेशा उन लोगों के पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है कि जो बेरोजगार है। और अगर विचार कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है ना, अगर उद्धव कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है। और आज हमारे राज ठाकरे बोल रहे हैं कि परप्रांतीय का मुद्दा उठाकर कि ट्रेन से भीड़ भाड़ आती है, यहाँ पे आती है। मैं खुद महाराष्ट्र हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आज देखा जाए ठेले पे तो उत्तर भारतीय, बिहारी लोग, ये लोग सब रोजंदारी में करते हैं। आज वेंडर लोग जो भी है रोड पे वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारतीय, बिहारी है। क्या कोई मराठी हमेशा कम रहे हैं कि मराठी लोग जो वड़ा पाव का बिजनेस करते हैं जी। तब राज ठाकरे कहाँ थे? केवल महाराष्ट्र की बात करिए, महाराष्ट्र जी महाराष्ट्र की ही बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र की बात करिए। और महाराष्ट्र की ही बात राजनीति मत करिए प्लीज। मतलब राजनीति का सवाल रश्मि जी, यूपी बिहार वाले लोग कोरोना फैला रहे बहुत हैं। राजनीति हो गई, महामारी के नाम पे भी राजनीति होने लगी। तो होने लगी है ना, तो किसने मुद्दा उठाया? जी क्या कौन मुद्दा किसने उठाया? मुद्दा किसने उठाया? मुद्दा किसने उठाया? महामारी के आज 4 दिन हो गए लॉकडाउन करके, 4 दिन। 8 महीने पहले कहा थे राज ठाकरे, 8 महीने पहले राज ठाकरे कहा थे। अरे भाई, राज ठाकरे के नाम क्यों ले रहे हैं आप?
तो राज ठाकरे का वो मुद्दा ही तो बोल रहे ना नाम किसी का मत, कि उन्होंने राज ये ठाकरे किया। का नाम मत और लीजिए, आज संजय निरुपम आज का नाम मत लीजिए, किसी का नाम मत लीजिए। महाविकास आघाड़ी जब अच्छा काम कर रही है 1-2 साल से, तो इतना क्या हुआ? रश्मि जी, आप कह रही थी हाँ? कि उद्धव जी ने विचार करके ये फैसला लिया है, ठीक है? अगर जी, विचार और करके विचार ये हुआ फैसला और लोगों के हित मेरी बात सुन में लीजिए। निर्णय किया है। लोगों के लोगों अगर के विचार हित में करके किया है। अगर विचार करके उद्धव जी ने ये फैसला लिया होता तो कल सेम वही हाल है। दुकानदार सड़क पे नहीं होते। अगर बता दिया होता कि लॉकडाउन लगा रही है, जो आप कह रहे हैं कि बता दिया गया था, कुछ बताया नहीं गया था। ये ऐलान किया गया था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, ये नहीं बताया गया था कि 30 अप्रैल तक सब बंद रहेगा। वीकेंड जैसे कि लॉकडाउन अभी- मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे ही है। फ्राइडे सैटरडे हर यहाँ पे दुकानें खुली है। फ्राइडे सैटरडे और संडे आप यहाँ पे बोरवली से लेकर मलाड तक देखो, दुकानें खुली है। कुछ दुकानें बंद है, कुछ हम तो दुकानें कहते खुली है। हैं जी जी केंद्र जी। सरकार को सब्जी वाले लॉकडाउन भी हटा सब्जी देना बेच चाहिए। रहे हैं। केंद्र कल सरकार आवे बीच जबरदस्ती में ना, बंद करवाया गया था, डंडे केंद्र मारकर सरकार पुलिस बीच ने में ना, वो दुकानें लॉकडाउन बंद हटा करवाई थी। देवे। मीरा रोड, मीरा भाईंदर थाने, वसई, हर महाराष्ट्र जगह के बंद वो तो अंदर करवाया केंद्र महाराष्ट्र में ना, सरकार- आप मुंबई की बात कीजिए। आप मुंबई की बात कीजिए, महाराष्ट्र की मुझे मत कीजिए। मुंबई की ही बात की जा रही है ना मैडम, बोरीवली मुंबई में नहीं आता। आप बोरवली, आप मीरा रोड तक मुंबई पहुंच गई महाराष्ट्र के अंदर है मैडम। मैडम। बोरीवली, आप खाना दादर, पहुंच गई। बांद्रा, टेकना मैं का आपको पार बांद्रा मत की कीजिए ना। तस्वीर दिखा दूं, मैं आपको बांद्रा की देखना तस्वीर का दिखा पार दूं। मत कीजिए। और चेकनाका के अंदर ही आ जाती, वहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं आप- है। आप मुंबई की बात कीजिए, अरे, थाना महाराष्ट्र में आता है मैडम। बोरीवली, निशा जी, बांद्रा, इसमें केंद्र कोकरखैरन, सरकार हर को आगे जगह आना यही चाहिए। सीन देखने को मिला कि दहिसर केंद्र में तक सरकार को होटल आगे आना बंद था, चाहिए, मदद लेकिन के फिर लिए भी हाथ पुलिस ने बढ़ाना डंडे चाहिए। मारकर मैनेजर को बाहर निकाला है। हमारे पास हमने अपने टीवी पे वो तस्वीरें दिखाई थी। तिवारी केंद्र जी, तिवारी जी, सरकार- आप कल के डिबेट में शामिल थे। तिवारी जी, सुनिए, हाँ, बंद में क्या प्रधानमंत्री को है, दरिया दिल्ली दिखाना चाहिए। बंद घोषित नहीं किया गया, बिल्कुल। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया कंप्लीट है। लॉकडाउन किया गया देखिए, है। इनका कहना है, रश्मि जी लॉक- कह रही है कि विचार मुलुंड करके बंद है। लॉकडाउन किया है। नहीं ठीक है, उनको उनका वही मीनिंग लग रहा होगा, लेकिन अब बाहर निकले। मैं भांडुप, मुलुंड, थाना, कल्याण, उल्लासनगर, नई मुंबई की बात कर रहा हूं। यहाँ सब दुकानें बंद हैं। ठाणे मार्केट में डंडा लेके पुलिस उन दुकानों को बंद कराई जिनका खुला रहना जरूरी था। देखिए, कॉलेज खुले हैं, कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो इस बुक स्टॉल क्यों बंद करा रहे हो? अगर बुक स्टॉल बंद होगा तो बच्चे बुक कहां से खरीदेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन वो भी पुलिस बंद करा दे रही है। एक तरह से अनियंत्रित हो गया है। मुझे लग रहा है उद्धव जी का जो फैसला था वो सही था, उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले गलत ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पुलिस का तरीका बहुत ही कठोर है, निंदनीय है, घृणित है। जी लोग हेमंत परेशान कामले हैं। जी, हेमंत कामले जी बोलिए। हेमंत कामले जी, आप रश्मि कुछ कहना जी ने चाह रहे क्या- हैं काफी पुलिस देर कुछ से? कर नहीं रही है। हेलो, दूसरी हेलो। तरफ आप बोलो कि पुलिस की बात निंदनीय है। पुलिस हाथ पांव जोड़ती कोई हेलो। मानता है? पारसनाथ तिवारी जी, हेमंत कामले जी बोलिए बोलिए। मुझे रश्मि जी ने क्या बात कही मेरे समझ में, मेरे पल्ले पड़ी हुई। उन्होंने कहा कि भाई लाल जो हुआ था तभी राज ठाकरे कहा था या क्या काम था। बिजली बिल के लिए राज ठाकरे साहब राज्यपाल से मिले थे, ऊर्जा मंत्री से मिले, जल सचिव से मिले थे, और वो तीनों इसमें मैं खुद था। बिजली के बिल के लिए या स्कूल के फीस के लिए हमने कितने आंदोलन किए सबको मालूम है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रपंच नहीं हो रही है, यहाँ पर बाहर से आपके सिटी में आने वाले, मुंबई सिटी में जो लोग की टेस्टिंग की बात होती है, तो आप उससे राजनीति मत करो। ये हमारी टेस्टिंग की बात हो रही है। यहाँ पर लोग जो बाहर आते हैं उसकी टेस्टिंग हो रही है, ये उनका मुद्दा था। मैं दूसरे एक मुद्दे पर आना चाहता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे जी ने ये जो मुद्दा, ये जो लॉकडाउन का बोला था कि भाई लॉकडाउन होगा, लेकिन ये मिनी लॉकडाउन होगा या उसको वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन रश्मि जी के पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप जी ने खुद इसका विरोध किया था। पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के नवाब मलिक साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे। ये उदयन राजे, उन्होंने खुद आज बोला है कि ये लॉकडाउन जो है ये जनता के हित में नहीं है, न व्यापारी के हित में है, न सर्वसामान्य। कांग्रेस के तो ये संघ मेरे भी कल विरोध कर रहे थे।
और संजय निरुपम भी वही बोल रहे थे। तो मतलब मेरी समझ में रहते कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में खुद में कहीं पर एक मत नहीं, किसी बात पर अगर इनकी सहमति नहीं है तो ये लॉकडाउन फायदे का है, ऐसे रश्मि जी कैसे कह सकती है? यहाँ पर व्यापारी सब रस्ते पर उतर चुके हैं, अगले 2-3 दिन में शायद आम जनता उतर जाएगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये उद्धव जी ने पूरे सोच विचार के साथ ये निर्णय किया है? आप इसका परिणाम देख नहीं रहे हो? इतने लोग, मतलब ये लीज जो है यहाँ पर नहीं है, बंद करने के मामले में एक भी इंडस्ट्री छुट्टी नहीं है। मेरे पास अभी जो फिगर है 80,000 छोटे मोटे सब रेस्टोरेंट्स है मुंबई में, अगर उसमें 5 लोग भी अगर काम करते एवरेज तो 4 लाख उनकी संख्या हो गई। तो 250 मॉल है, मॉल मल्टीप्लेक्स और मॉल, एक मॉल में करीबन 500 से 1000 लोग काम करते हैं। अगर डोवेल मॉल पकड़ते, ओबराय मॉल, तो 2.5 लाख लोग वो हो गए। मतलब आप 10 लाख की तरफ यही पब्लिक है जिनके पास कोई काम नहीं होगा 30 अप्रैल तक। तो रश्मि जी इस बात का आप समर्थन कैसे कर सकते हो कि उद्धव जी ने पूरे 130 का निर्णय लिया है? मैंने ये बोला है, इन लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है? कामले जी, मैंने ये बोला है कि सीएम साहब ने सोच समझकर और सबके हित में रखकर ये लॉकडाउन किया है। और ये 30 नहीं, मैं यही से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फिगर है, लॉकडाउन से कुछ मतलब नहीं। आपको मालूम है कि कोरोना पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं? आज हर कोई बाहर जाने से डर रहा है। अच्छा रश्मि जी एक बात बताइए मुझे, बता सकते हैं बुजुर्ग है हर दिन? नहीं रश्मि जी मेरी बात सुनिए, रश्मि जी एक मिनट के लिए बात सुनिए। हर दिन अपने यहाँ पर वो क्या करेंगे? वही यही सवाल आपसे है, यही सवाल कांग्रेस है, वही सवाल सरकार से है। मेरी बात सुनिए, 10 से 11,000 एवरेज पेशेंट मुंबई में मिलते हैं, इसमें फैटेलिटी रेट कितना है? बहुत कम। लेकिन उसके बावजूद लोगों को क्यों डराया जा रहा है? ये फियर साइकोसिस किसके लिए? लोगों को क्यों डराया जा रहा है? लोग यहाँ पर, अब लोगों का ये कहना है कोरोना से डर नहीं लगता साहब, लॉकडाउन से डर लगता है। बिल्कुल, जनता अब कोरोना के नाम से नहीं डरती, जनता अब लॉकडाउन के नाम से डरती है। इसीलिए कल जो ऐलान किया गया, कल जो पुलिस द्वारा कदम उठाया गया, उसका विरोध करने के लिए दुकानदार सड़क पर उतरे थे। और अगर उद्धव जी ने ये एक अभी खबर आ रही है बड़ी कि परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का एक बेहद अहम फैसला आया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। 9वीं और 11वीं के बच्चों को सीधा अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। वर्षा गायकवाड़ की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से यह फैसला आया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। इससे छात्रों की परेशानियां बढ़ेंगी। अभी देखते 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। एक बेहद अहम फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को सीधा दूसरे क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। वही बात रही 10वीं और 12वीं के बच्चों को, तो लगातार विरोध किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन फैसला वही है कि 10वीं और 12वीं की तो पढ़ाई ऑनलाइन हुई पूरे साल, लेकिन परीक्षा बच्चों को कॉलेज में जाकर या फिर स्कूल में जाकर देनी होगी। 10वीं और 12वीं के बच्चों को कोई रियायत नहीं दी गई है, उन्हें कॉलेज या स्कूल में जाकर परीक्षा देनी होगी। उनकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। महाराष्ट्र सरकार का ये अहम फैसला आया है। राज ठाकरे का जो कल मीडिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने उसमें ये भी मांग रखा था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर देना चाहिए, जो कि अभी बच्चों की मानसिक स्थिति भी हो सकता है सही ना हो। 1 साल से जो सब पेंडेमिक चल रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आज फैसला आया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा तो होंगी और वो भी ऑफलाइन होगी। लोगों को, बच्चों को स्कूल या कॉलेज में जाकर परीक्षा देनी होगी और 9वीं और 11वीं के बच्चों को सीधा दूसरे क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बात करते हैं हमारे पैनलिस्टों से इस बारे में। हम हेमंत कामले जी से पूछना चाहेंगे कि हेमंत कामले जी अभी नहीं है हमारे साथ। श्री नारायण तिवारी जी, लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चों को एग्जाम देने के लिए स्कूल और कॉलेज जाना पड़ेगा, उन्हें कोरोना नहीं होगा।
यही तो सबसे बुरी और दुखद बात है कि बच्चों को पढ़ाई आपने ऑनलाइन कराया और परीक्षा ऑफलाइन लेंगे। उनको पढ़ने, उनको लिखने की आदत चली गई ना। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बच्चों को ऑफलाइन का अभ्यास खत्म हो गया है। जब उनसे ऑफलाइन परीक्षा लेने जाएंगे तो क्या उस समय कोरोना नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना मार्च सर। अप्रैल कैसे नहीं रहेगा? नहीं, तो सरकार का तो यही कहना है ना कि बच्चों जाएंगे तो कोरोना नहीं रहेगा। सरकार का अरे भाई, तो फिर अभी उन्हें घर क्यों बैठाए हैं? अभी उन्हें कॉलेज बुलाएं, स्कूल बुलाएं, पढ़ाई कराएं। अगर अभी कोरोना है तब भी रहेगा। साल परीक्षा तो ऑनलाइन हुई, अब बच्चे को ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी। पढ़ाई तो ऑनलाइन की गई, जिसमें पढ़ाई हुई भी नहीं। वही ना, अभी वही वर्षा गायकवाड़ फैसला जो आया है वो ये आया है कि 9वीं तक सबको प्रमोट करो, 11th को भी प्रमोट करो, खाली 10th और 12th को परीक्षा लो। लेकिन मुझे लगता है कि इनको देर सवेर इस पर फैसला लेना पड़ेगा कि ये दोनों 10वीं और 12वीं को भी ऑनलाइन परीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि चालू है, अब देखते हैं सरकार कारण ये है कि अभी कोरोना भी पूरे मई तक इसी तरह से जोश में जोर में रहेगा। कोरोना अभी ठंडा होने वाला नहीं है। जब तक कि 80% लोग टीका नहीं लगवा लेते तब तक कोरोना पर कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि जो कोरोना का रूप हर दिन बदल रहा है। अभी डबल स्ट्रेन, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या ब्रिटेन स्ट्रेन आ रहे हैं, तो अभी रूप बदल रहा है। ये और विकराल रूप होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल कह दिया कि अभी पूरे अप्रैल भर कोरोना का रूप विकराल होगा। तो अभी ऑफलाइन परीक्षा का विचार ने त्याग देना चाहिए। और रही बात राज ठाकरे साहब का, जी राज ठाकरे साहब की चर्चा चल रही थी। राज ठाकरे जी का स्टैंड सही है। अब उन्होंने जो बिजली बिल माफ करने के लिए कहा है, माफ करना चाहिए। उन्होंने जो स्कूल कॉलेज के बच्चों को फी माफ करना चाहिए, उस पर भी सरकार को सोचना ही चाहिए। नहीं तो राज ठाकरे को अपने स्टाइल में अपनी बात मनवाने आता है। जिस दिन राज ठाकरे अपने पे उतर आएंगे उस दिन सरकार को माफ करना ही पड़ेगा। जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। जी कमलेश शाह जी, माफ कीजिएगा, आपके पास आने में हमें थोड़ी देरी हो गई। कमलेश शाह जी, बच्चों को ऑफलाइन, बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाके परीक्षा देनी पड़ेगी। कल राज ठाकरे ने हालांकि मांग भी की थी, राज ठाकरे जी ने मांग भी की थी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर देना चाहिए था। और आज ही ये फैसला आया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की परीक्षा होगी और वो भी ऑफलाइन होगी कोरोना काल में। कमलेश शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पारसनाथ तिवारी जी, हम आएंगे आपके पास। कमलेश शाह जी का नेटवर्क शायद टूट गया है। जी पारसनाथ तिवारी जी, हेलो जी कमलेश शाह जी। देखिए निशा जी, पहले तो सबसे पहले ये अपने डिबेट के पूरा 1 घंटा होने को आया और मुझे 1 भी मिनट भी बोलने का अवसर नहीं मिला है। उसके लिए तो माफी मेरी चाहूंगी थोड़ा। नहीं कोई, पर मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे आप 5 मिनट दीजिए। बोलिए। और मैं अभी जो लेटेस्ट विषय है उसके पहले जो विषय पे चर्चा थी लॉकडाउन के असर के ऊपर, उसमें पहले मेरी राय रखना चाहूंगा। जी। देखिए, ये लॉकडाउन को एक अलग नाम दे दिया था क्योंकि उसको लॉकडाउन शब्द यूज नहीं करना था। ओके, उसको कोई मिनी लॉकडाउन कहते थे। ओके, किसी इसको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस कह रहे थे। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो छोटे व्यापारी और दुकानदारों को जो बंद करने के लिए कहा गया है। निशा जी, मैं आपके साथ आंकड़ेवारी के साथ बात करूंगा। जी। पूरे महाराष्ट्र में 13 लाख दुकानदार है और मुंबई में, अकेले मुंबई शहर में 3 लाख के करीब दुकानदार है। अब ये 3 लाख में से 35 से 40 हजार दुकान ऐसी है जो एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो वो खुली है। लेकिन बाकी की 2.5 लाख दुकान जो है, अब आप ये मानिए एक दुकानदार के घर पे 5 लोग का जीवन निर्वाह होता है तो वो 12.5 लाख लोग जी। और वैसे ही एक दुकान में अंदाज से 5 लोग काम करते हैं तो 12.5 लाख दुकान के कर्मचारी और उसका परिवार, वो 25 लाख लोग आने वाले 25 दिन 1 महीना कैसे जिएंगे उसके ऊपर सरकार ने कुछ भी कहा नहीं है। दूसरी बात, लॉकडाउन में भी जो बात कहा था उसमें यह था कि फ्राइडे रात को 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। लेकिन अचानक उसका कोई इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया गया है
जिसमें सारे लोगों में कंफ्यूजन है, व्यापारियों में कंफ्यूजन है, अधिकारियों में कंफ्यूजन है और जनता में भी कंफ्यूजन है। तो मैं ये मानता हूं कि छोटे दुकानदारों की जो समस्या है उसको हल कीजिए। हाँ, आप उनको दुकान खोलने के लिए रेस्ट्रिक्शन रखिए, टाइम का बंधन रखिए, उनके लिए कोरोना के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह पालन हो। जो भी हमने नॉर्म्स बनाए हैं कि जैसे सोशल डिस्टेंस रखे, दुकान के बाहर पट्टी बांध के रखे, दो पे एक कस्टमर को अंदर ले, सैनिटाइजर यूज करे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखे, सब कुछ करे, लेकिन दुकानदारों को दुकान खोलने की परवानगी देनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात, आज ही एक सर्वे में आया है कि महाराष्ट्र में अगर 1 महीना लॉकडाउन इस प्रकार का रहता है तो कम से कम महाराष्ट्र सरकार को भी 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का घाटा हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आदमी काम करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, वो कमाएगा और उसमें से ही सरकार को टैक्स देगा ना। बिल्कुल। तो अगर वो कमा नहीं पाएगा तो वो टैक्स भी नहीं देगा, सरकार कैसी चलेगी? तो सरकार को अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए, दुकानदारों का हित को ध्यान में रखते हुए और जनता के भी हित को ध्यान में रखते हुए दुकानों खोलने की परवानगी देना चाहिए। आप टाइम रख सकते हो 10 से 5, 10 से 6, बाकी नियमों का पालन करो। तो ये विषय के ऊपर मेरी स्पष्ट राय है, पूरा बंद कर दिया गया है। यस, तो मेरी ये राय है कि दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए नियमों के साथ। अब यहाँ दूसरी बात, विद्यार्थियों का। निशा जी, मैं सच कहूँ ना तो मुझे ये लॉकडाउन की जो परिभाषाएं बन रही है ना, वो लॉजिकली मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, क्योंकि आप कुछ भी बंद करो, कुछ भी चालू करो, लेकिन मुंबई शहर में जब तक ट्रेन चालू है, बसेस चालू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, ऑटो रिक्शा चालू है, प्राइवेट गाड़ियां चालू है, तब तक भीड़ पर नियंत्रण नहीं होगा। तो ये किस प्रकार के हम नियंत्रण लगा रहे हैं? एक चीज को हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं और दूसरी चीज के ऊपर बड़े सख्ती से कड़क नियम लगा रहे हैं। पूरा बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ आप सुबह सुबह लोकल ट्रेन में सफर कर लीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जो लॉकडाउन है ना, डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन चीजों से जिन चीजों पे उन्होंने निर्बंध लगा के रखे उनके ऊपर पुनर्विचार करे और कम से कम ये निर्णय जो होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को छोटे लोगों का, गरीबों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और कुछ व्यवस्था बनाकर उनको काम करने की अनुमति देनी चाहिए। विद्यार्थियों का भी जो अभी तिवारी जी ने बताया वो बिल्कुल सही बताया कि बच्चे लोग 1 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, न उनको लिखने की, न उनको स्टडी को रिपीट करने की उनकी कोई प्रैक्टिस रही नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये एग्जाम को भी कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। जी जी, पारसनाथ तिवारी जी, हमारे डिबेट का समय खत्म हो रहा है। पारसनाथ तिवारी जी, हम आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम आनंद उपाध्याय जी भी कुछ काफी समय से कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पारसनाथ तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पारसनाथ तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। को पास कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए, तो किस बेसिस पे एक बच्चा जो है 90-95%, 98% वाला है, एक बच्चा जो है वो 33% पास मार्क वाले हैं। तो इसमें जो हाई क्लास के बच्चे हैं उनका नुकसान, उसके लिए कुछ गाइडलाइन उनको देना चाहिए। पूरे साल और रहा सवाल, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसका क्या? अरे भाई, अब बस सुनिए जी, बोलिए। जो 10वीं और 12वीं की हाफ लाइन परीक्षा की बात हुई है, अभी 2 दिन में उसका निर्णय होगा, 2 दिन में उसका निर्णय होगा। ये भी टीवी पे दिया है आज आदेश में जी, उस पर निर्णय नहीं लिया गया, जो पहला निर्णय है वही निर्णय। खबर आई है उसके हिसाब से तो फैसला हो गया है कि ऑफलाइन परीक्षा नहीं, फैसला नहीं हुआ है। 9वीं और 11वीं वालों को प्रमोट किया जाएगा। हाँ, 9वीं और 11वीं वाले को प्रमोट किया जाएगा। 12वीं और 10वीं में मानदंड क्या रखा जाए? एक अच्छे विद्यार्थी है, एक कमजोर विद्यार्थी है, किसको क्या नंबर दिया जाए? तो वो चीज इस हिसाब से भी है ना मैडम, विद्यार्थियों के लिए नहीं लागू होगी, सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। 9वीं और 11वीं वाला बच्चा 10वीं में जाएगा, 10वीं वाला 11वीं वाला बच्चा 12वीं में जाएगा। बोर्ड का तो सर्टिफिकेट तो वहां से होता है ना, बोर्ड का। जी जी जी, आप ये भी सोचिए। हाँ, ये हमने भी पत्र लिखा है, हमने भी ट्वीट किया है कि जो है 10वीं का मानदंड।
शिव नारायण तिवारी जी से मैं पूछ रहा हूँ किस मानदंड पे उनको प्रमोट किया जाए। श्री नारायण तिवारी जी कुछ सुनिए, सेकंड, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। जी जी ऑफलाइन का विरोध हो रहा है। बच्चों की परीक्षा ऑनलाइन लीजिए ना। इसके पहले आपने बीएससी का, बीकॉम का और इंजीनियरिंग का, मेडिकल का ऑनलाइन लिए ना, वैसे ऑनलाइन लीजिए। ऑफलाइन का रिस्क क्यों ले रहे हैं बच्चों के साथ? सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। उसके लिए 2 दिन रखा गया है, ऑनलाइन 2 दिन रखा गया है, ऑनलाइन क्या हो या क्या हो। आनंद उपाध्याय जी, आनंद उपाध्याय जी, जी आनंद उपाध्याय जी बोलिए। आनंद उपाध्याय जी आवाज, जी 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 बोलिए। देखिए, अपने पैनलिस्ट दोस्तों की बात देख के मुझे एक कहानी याद आ गई। बहुत छोटी सी 2 लाइन की कहानी है। एक बच्चा रोटी रोटी कहकर रोने लगा तो उसकी माँ उसे और पीटने लगी। किसी ने पूछा, अरे क्यों मार रही हो? तो बोली, ये रो रहा है इससे मार रही हूँ, रो रहा है इससे मार रही हूँ। ऐसा नहीं कर रही है कि उसको रोटी दे दे। यहाँ तो क्या है, यहाँ रोटी है लेकिन रोटी दे नहीं रही है। ना तो ये केंद्र सरकार वाली माँ दे रही है, ना तो ये राज्य सरकार वाली माँ दे रही है। ये कहने को महाविकास आघाड़ी है और मोदी जी के बारे में तो कहना कोई कुछ भी मतलब अतिशयोक्ति होगा। इन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है। जो इनके आका मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक बैठे हुए हैं, जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोटा चंदा देते हैं, उनकी कंपनियों को कैसे मुनाफा पहुंचाया जाए, सिर्फ इसी जुगत में ये लगे हुए हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इसी जुगत में इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चों का फिर भी जनता टैक्स तो दे ही रही है, तो उन्हें जनता से लेना तो ले लेंगे जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती नहीं है, जनता को जबरदस्ती ले लेंगे। आपकी लाइट काट देंगे, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आपको भाई साहब, लेकिन अभी हाल में जितने इनकम टैक्स के मुकदमे होने लगे हैं, इतने पहले नहीं होते थे। कितना दिन से सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोग चिल्ला रहे, हाथ जोड़ रहे हैं कि मास्क का उपयोग करिए, डिस्टेंस का पालन करिए। किसी जगह पालन होता है? तिवारी जी, जनता मास्क का पालन कर रही है, आपके नेता लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। तिवारी जी, आप थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज करिए और जनता के विषय में बोलिए। जी जी जी, अभी आज का डिबेट था हमारा जनता। सरकार ने लॉकडाउन को घोषित कर दिया है, लेकिन इस बार भी जनता को कोई रियायत सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। तो आखिर जनता जिएगी कैसे, खाएगी कैसे, अपना जीवन यापन कैसे करेगी? 10वीं 12वीं के बच्चों को ऑफलाइन स्कूल और कॉलेज में जाके परीक्षाएं देनी पड़ेगी। नहीं, उससे कोरोना नहीं होगा, लेकिन लोग, जनता काम करने के लिए बाहर जाएगी, उससे कोरोना होगा। सरकार ने जनता को कोई रियायत नहीं दी है। अब आगे क्या फैसला आता है, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी के लिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। कल हम ठीक इसी समय फिर आपके पास लौटेंगे आखिर क्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।